तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम एंजियोस्पर्म प्लांट भी बोल सकते हैं। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी मतलब इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। जब हम बॉडी का किसी भी पार्ट का, चाहे पूरी बॉडी का या फिर बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब है उसका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। भाई उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किस तरह का टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से सेल प्रेजेंट हैं, किस तरह का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं तो उसको बुलाया जाता है एनाटॉमी ऑफ स्ट्रक्चर। तो एंजियोस्पर्म का एनाटॉमी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह के टिश्यूज़ एंजियोस्पर्म के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। लीफ में किस तरह की एनाटॉमी होती है, कौन से टिश्यू होते हैं, रूट में कौन से टिश्यू होते हैं और स्टेम में किस तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब पहले हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं कि भाई सेल, टिश्यू और ऑर्गन किस तरह से आपस में रिलेटेड है। जूलॉजी में आप बहुत अच्छे से इसको कवर करते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू हम देखते हैं। हमारे पास में कुछ सेल होते हैं, इंडिविजुअल सेल। जो इंडिविजुअल सेल आपस में ग्रुप करते हैं और ग्रुप करके बनता है टिश्यू। टिश्यू एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका एक कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। ये 100% ट्रू बात है कि भाई किसी भी टिश्यू के पास जितने भी सेल होने चाहिए उनका सबका कॉमन ओरिजिन ज़रूर होना चाहिए। हो सकता है उनका एक कॉमन फंक्शन भी हो। यूजुअली उनका एक कॉमन फंक्शन होता है, वो किसी कॉमन पाथवे, किसी कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। पर ये चीज़ हमेशा लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। पर ये जो कॉमन ओरिजिन वाली बात है ये हमेशा लागू होती है। कई बार उनका फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, पर ज़्यादातर सेम रहता है। टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो हमें मिलता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन के बाद हमें ऑर्गन सिस्टम और फाइनली ऑर्गेनिज्म पर हम पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से सेल का ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ करके सेल आपस में क्लस्टर होते हैं, ग्रुप करते हैं और ग्रुप करते हुए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करेंगे जब हमें किसी भी प्लांट पार्ट का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना होगा। भाई अगर सेल को देखना हो तो सेल को देखने का तरीका एक ही है, हमें उस पर्टिकुलर पार्ट को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप में उसको मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व करेंगे, उसके अंदर में किस तरह के सेल प्रेजेंट है ये हमें फिर दिखाई पड़ेगा। तो कभी भी अगर प्लांट एनाटॉमी पढ़नी हो तो उसका एक ही मेथड होता है, दैट इज़ टिश्यू सेक्शनिंग। हम एक पर्टिकुलर प्लांट का टिश्यू लेंगे, एक पर्टिकुलर पार्ट लेंगे और उसका पतला सा सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन यानी कि पतला सा लेयर, ताकि उसको माइक्रोस्कोप में ईजिली ऑब्जर्व किया जा सके। भाई माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमें पतली लेयर चाहिए। अब ये पतली लेयर हमने प्लांट के एक्सिस के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में काटा है। जैसे अगर मान लो ये एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट है जो हमने ये सिलेंडर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमने इसका प्लेन इस एक्सिस के, जो इसकी मेन एक्सिस है उसके अलोंग, उसके साथ में इसका एक प्लेन काटा है, तो ऐसे प्लेन को बुलाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब इस तरह का सेक्शन हम स्टडी करते हैं, उसमें सेल को पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। दूसरे तरह का सेक्शन होता है जहाँ पे हम बॉडी एक्सिस से या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का जो मेन एक्सिस है उसके परपेंडिकुलरली ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो दो तरह के सेक्शन को हम यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू एनाटॉमी पढ़ने के लिए। एक है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और दूसरा होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। अब सेक्शन पढ़ने से पहले, जो प्लांट का एक्चुअल एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट के पास कितने टिश्यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल के पास कुछ 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उसके बाद में हमारे पास न्यूरल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो ये कुछ कॉमन टाइप के टिश्यूज़ हैं। ऐसे ही प्लांट्स के पास में कितने तरह के टिश्यू होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन एक बार जब हम वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम फाइनली स्टार्ट करेंगे प्लांट पार्ट की सेक्शनिंग। तो हमारा टॉपिक पहले है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ या फिर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनको हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कई सारे मेथड होते हैं जिनके बेसिस पे, बिहाफ पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला मेथड है दैट इज़ एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। जो टिश्यू के अंदर में सेल पाए जा रहे हैं, क्या वो आगे डिवाइड करके नए सेल बना सकते हैं या फिर वो डिवाइड करके आगे नए सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उस बेसिस पे दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल हैं उनके पास डिवीज़न कैपेबिलिटी रिटेन रहती है, उनके पास में डिवीज़न कैपेबिलिटी होती है। वो आगे डिवाइड करके नए सेल कॉन्टीन्यूसली बना सकते हैं। क्योंकि ये लगातार डिवाइड करके नए सेल बना रहे हैं
मतलब ये बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं। प्लांट की जो मेन ग्रोथ है वो मेन ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पर क्या सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली अगर बॉडी में होता रहेगा तो फंक्शनल सेल कहाँ से आएंगे भाई? अगर हर सेल डिवाइड ही करता रहेगा तो जो फंक्शन करने वाली सेल है, जो मैच्योर सेल है, वो कहाँ से बनने वाली है? जिसको हम परमानेंट सेल भी बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है लगातार तो उसमें से कुछ सेल निकल करके अपने आप में मॉडिफिकेशन लाती है, अपने आप में मैच्योरेशन लाती है और मैच्योर होके एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक हो जाती है। मतलब अब ये आगे चल करके डिवाइड नहीं करने वाली, अब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगी। जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप इसने अटेन कर लिया है, इलोंगेटेड शेप, और इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन अब ये परफॉर्म करने वाली है। जब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफाई हो जाती है तो ऐसे सेल को बुलाते हैं परमानेंट सेल, और परमानेंट सेल मिल करके एक परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर में कौन से सेल हैं? जो मैच्योर हो चुके हैं और जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप में चेंजेस ला चुके हैं। परमानेंट सेल आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इनके पास में डिवीजन कैपेबिलिटी नहीं होती है। अगर ये डिवाइड नहीं होते तो इनको बनाता कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही इनको डिवाइड करके नए सेल देता है और बॉडी में परमानेंट सेल ऐड होते रहते हैं। तो नए सेल जो बनते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हिसाब से बनते हैं, उसकी वजह से बनते हैं, और जो बॉडी में जितना भी फंक्शन हो रहा होता है, स्पेसिफिक फंक्शन, वो परमानेंट टिश्यू की वजह से हो रहा होता है। ये तो बात हो गई सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी के बेसिस पे हमने टिश्यूज़ को डिवाइड किया। एक और बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, पोजीशन के बेसिस पे। जो टिश्यूज़ की पोजीशन है प्लांट बॉडी में, उसके बिहाफ पे भी हम टिश्यू को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बेसिस पे 3 तरह के टिश्यू होते हैं। एक होता है एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी और तीसरा लेटरल। अब ध्यान से अगर समझो तो इनके जो नाम है, इनका जो वर्ड है, उसी में इनकी मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। एपिकल का मतलब है सबसे टिप वाला पोजीशन। प्लांट एक्सेस में 2 टिप होती हैं, एक सबसे ऊपर वाली टिप जिसको शूट की टिप बोलते हैं, है ना, जो ये वाला पोर्शन है जो शूट का टिप है, और दूसरा पोर्शन होता है रूट का टिप, जो बिल्कुल रूट के एपेक्स में होता है, रूट के टिप में होता है। इन दोनों जगहों पे एक पर्टिकुलर मेरिस्टेम मिलते हैं जिनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। शूट में मिलने वाली एपिकल मेरिस्टेम शूट एपिकल मेरिस्टेम हो जाती है, वहीं पे रूट में मिलने वाली मेरिस्टेम रूट एपिकल मेरिस्टेम हो जाती है। ये जो मेरिस्टेम्स हैं ये अपने अंदर में डिवीजन करती हैं, और डिवीजन करने की वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती है, क्योंकि ये टिप पर प्रेजेंट है। तो जब ये डिवाइड करेंगी, नई सेल का प्रोडक्शन करेंगी, तो प्लांट का एक्सेस का लेंथ इंक्रीज होता है, प्लांट हाइट में, लेंथ में बढ़ता है। जब प्लांट लेंथ में बढ़ रहा होता है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास से कुछ सेल पीछे छूट जाते हैं, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल पीछे छूट जाते हैं। ये वाले जो हमने हरे कलर से ये लाइन से बनाए हैं, 2 लाइन से, ये सेल पीछे छूट गए। ये कौन से सेल हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल पीछे छूटने के बाद में ये जो पीछे छूटे हुए सेल हैं ये एक अलग तरह का मेरिस्टेम बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो कुछ मैच्योर रीजन के बीच बीच में हमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी काम सेम, हाइट को इंक्रीज करना है, प्लांट हाइट को वो बढ़ाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का एक और काम हो जाता है, पर्टिकुलरली ग्रास फैमिली के अंदर में, जहाँ पे मान लो ये घास है और यहाँ पे जगह जगह पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और ये एपिकल मेरिस्टेम है। अब घास का आपको मालूम है कि भाई ग्रेजिंग जो एनिमल्स होते हैं, गाय हो गई, बकरी हो गई, वो सब इसको खा लेते हैं, है ना। अब मान लो कि किसी गाय ने इसको खा लिया, किसी गाय ने इसको इसको हमें ये थोड़ा सा मिटाना है, ठीक है। ये मिट नहीं रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे खा लिया। इसको खाने की वजह से ध्यान से देखो तो इसका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो खराब हो गया। ग्रास का, ये जो ग्रास फैमिली का मेंबर था उसका एपिकल मेरिस्टेम खत्म हो गया। यहाँ पर ये जो इसका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये स्विच कर जाएगा और ये अब एपिकल मेरिस्टेम की तरह काम करेगा, फिर से इसकी लेंथ को बढ़ाएगा। तो जो ग्रास होती हैं उनमें कॉन्टिन्यूस रीजनरेशन, रिपेयर करने में हेल्प करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ग्रास फैमिली में, मोनोकॉट्स में इसका इंपॉर्टेंस रिपेयर में भी आ जाता है।
तीसरे तरह का जो पोजीशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम का मतलब ही समझ में आ रहा है, जो साइड में हो, लेटरल साइड में, लेटरल का मतलब होता है साइड में, और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरह से ग्रो करती हैं। स्टेम में भी होती हैं, अपर पार्ट में भी होती हैं, और रूट के अंदर लोअर पार्ट में भी दिखाई पड़ती हैं। जब लेटरल मेरिस्टेम के अंदर सेल डिवीजन होता है, नए सेल बनते हैं, तो नए सेल बनने की वजह से विड्थ इंक्रीज होती है, प्लांट की जो मोटाई है, डायमीटर है, उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। ये पोजीशन की बात हो गई। पोजीशन के बाद में जो तीसरा क्राइटेरिया है मेरिस्टेम को डिवाइड करने का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम एक और तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है ओरिजिन के बेसिस पे। जो लाइफ में पहले ओरिजिनेट करता है, पहले आता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो लाइफ में बाद में दिखाई देता है, लेटर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसमें हमारे एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों को काउंट किया जाता है, क्योंकि लाइफ में पहले आते हैं। जब भी प्लांट ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है, तो उसमें पहले हाइट इंक्रीज होगी। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि पहले प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है, और जब एक पर्टिकुलर हाइट तक प्लांट पहुंच जाता है, उसके बाद ही उसकी विड्थ इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। जो उसकी मोटाई होती है वो उसके बाद इंक्रीज होती है। वो पहले कभी भी कोई प्लांट विड्थ में इंक्रीज नहीं करता, पहले हमेशा वो अपनी हाइट को बढ़ाएगा। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है ये लाइफ में बाद में ओरिजिनेट करती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो दो तरह की मेरिस्टेम हो गई ओरिजिन के बेसिस पे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे एपिकल मेरिस्टेम भी आएगा और इंटरकैलरी भी आएगा। सेकेंडरी में सिर्फ और सिर्फ लेटरल मेरिस्टेम आने वाला है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो गई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर सकती थी, पर दूसरे इंपॉर्टेंट टिश्यू है दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकती। अगर ये डिवाइड ही नहीं कर पाती है तो फिर नई परमानेंट टिश्यू कौन बनाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमें एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा भाई कि परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है मेरिस्टेम से। एक प्लांट ऑर्गन लेते हैं, ये कोई भी प्लांट ऑर्गन हो सकता है। मान लो कि ये रूट है या फिर स्टेम हो सकता है, शूट भी हो सकता है। कभी भी जब प्लांट पार्ट को हम बनाते हैं तो उसका जो टिपिकल पोर्शन होता है, बिल्कुल एपिक्स पोर्शन होता है, टिप वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है। चाहे अगर वो शूट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, और रूट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? कॉन्टीन्यूसली इसके सेल डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके नए छोटे छोटे सेल प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये जो नए सेल प्रोड्यूस होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक्स एपिकल मेरिस्टेम में ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जो नए सेल यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं उनका साइज़ बहुत छोटा है, वो अभी इमैच्योर सेल की फॉर्म में है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। जो दूसरा स्टेज आता है दैट इज़ इलोंगेशन स्टेज। तो जो मेरिस्टेमेटिक के ऊपर आप देखेंगे दूसरा स्टेज आता है इलोंगेशन स्टेज, जहाँ पे सेल अपना साइज़ इंक्रीज करता है, क्योंकि नए सेल जो डिवीजन से बनते हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। उतने छोटे साइज़ के सेल कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो वो पहले अपना साइज़ इंक्रीज करते हैं और उस फेज़ को बुलाया जाता है इलोंगेशन फेज़। एक बार जब इलोंगेशन फेज़ में वो अपना मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लेते हैं, अब उनको फर्दर साइज़ में इंक्रीज़ नहीं होना, तो उसके बाद में वो जाते हैं मैचुरेशन फेज़ में। जो उसके ऊपर वाला फेज़ है दैट इज़ मैचुरेशन फेज़। मैचुरेशन फेज़ के अंदर में क्या होता है कि जो इमैच्योर सेल थे, जो सारे के सारे एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, जो इमैच्योर फॉर्म में है, वो अपने अंदर में मॉडिफिकेशन लेकर के आते हैं, अपने अंदर में डिफरेंशिएशन लेकर के आते हैं, और डिफरेंशिएशन लेकर के आने के बाद में एक पर्टिकुलर शेप को अटेन कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन कर लेते हैं। मतलब हर एक सेल अब मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद में एक शेप और एक फंक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे ये बाहर वाले सेल देखो, इनका एक पर्टिकुलर शेप है, सबसे अंदर वाले सेल एक अलग तरह के शेप हैं, और बीच वाले सेल अलग तरह के शेप में दिखाई देंगे। तो इसको बोलते हैं मैच्योरेशन या आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक सेल का क्या होता है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन होने के बाद में हमें परमानेंट टिश्यू जो मिलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू जनरेट हुआ है उसी को बुलाया जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में आगे चल करके कुछ सेल क्या करते हैं? डी डिफरेंशिएशन। भाई इनके पास में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन के दौरान इनके सेल में हुआ था, जो मॉडिफिकेशन, जो चेंजेस इनकी सेल में हुई थी, उसको ये रिवर्स कर देते हैं और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो परमानेंट सेल थे वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में।
क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाइफ में बाद में बन रहा है, डी डिफ्रेंसिएशन से बन रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये जो टिश्यू या मेरिस्टेम बनता है इसको क्या बुलाया जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ पर देखो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इस तरह से ग्रो कर रहा है, लेटरल साइड पे इस तरह से ग्रो कर रहा है। अब सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम वापस से नए सेल बनाएगा, ये वापस से नए सेल बनाएगा। जब ये वापस से नए सेल बनाएगा तो अब की बार सेल बाहर की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे प्लांट की मोटाई इंक्रीज होगी। जो प्लांट की विड्थ है, डायामीटर है, उस डायामीटर में अब इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो अब की बार परमानेंट टिश्यू बनने वाले हैं भाई, जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा तो फिर से परमानेंट टिश्यू बनेगा। अब की बार जो परमानेंट टिश्यू बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, क्योंकि ये दोबारा रीडिफ्रेंसिएशन से बन रहा है। यहाँ पे क्या होगा? कौन सा स्टेप? रीडिफ्रेंसिएशन। एक बार डिफ्रेंसिएशन पहले ही हो चुका था, रीडिफ्रेंसिएशन से बनने वाला टिश्यू को बुलाया जाता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो ये बात हो गई ओरिजिन के बेसिस पे। परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं, और किसी भी प्लांट स्ट्रक्चर में ये तीन हमें फेज जरूर दिखाई पड़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज पहला, इलोंगेशन फेज दूसरा, और तीसरा मैचुरेशन फेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं? परमानेंट टिश्यू को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या फ़र्क है दोनों में? सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं वो सारे सिंगल टाइप के होते हैं, एक ही तरह के सेल हमें दिखाई पड़ते हैं। ऑल द सेल ऑफ सिंपल टिश्यू आर ऑफ सेम टाइप, एक ही टाइप के दिखाई पड़ेंगे। जबकि कंपाउंड परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे अलग अलग तरह के कई सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक ही तरह का सेल मिलेगा, जबकि कंपाउंड परमानेंट टिश्यू में हमें मल्टीपल टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमें तीन तरह के टिश्यू पढ़ने रहते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू में हम दो तरह के सेल टिश्यू पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम, जिनको मिला करके वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू। ये प्लांट के अंदर में मॉलिक्यूल्स का, चीज़ों का, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे पार्ट में कर रहे होते हैं, इसलिए इनको वस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है। पहले हम परमानेंट टिश्यू देखेंगे और उसके बाद में कंपाउंड टिश्यू की बात करेंगे। परमानेंट टिश्यू में स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा से। जो पैरेन्काइमा है, इट इज़ अ लिविंग टिश्यू। लिविंग का मतलब इसकी सेल वॉल पतली होगी और ये पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है। भाई सिंपल जो सेल वॉल प्लांट की होती है, पैक्टोसेल्यूलोज या फिर पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज, उसकी बनी होती है। लिविंग सेल होता है। प्लांट के किसी भी ऑर्गन के अंदर में अगर हम देखें तो सबसे अबंडेंट टाइप का जो सेल होता है वो पैरेन्काइमा ही होता है। प्लांट बॉडी में कहीं पर भी कोई ऑर्गन है जहाँ पे कोई सेल फिल्ड है, तो ज़्यादातर केस होता है कि वो पैरेन्काइमा सेल ही उसके अंदर में फिल किया जाता है। क्योंकि पैरेन्काइमा बहुत सारे ऑर्गन्स में मिलता है, तो उसी ऑर्गन के हिसाब से उसका शेप भी काफ़ी वेरिएबल होता है। अगर हम इसका शेप देखेंगे तो कई सारे डिफरेंट शेप्स में देखने को मिलता है। ये ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, राउंड हो सकता है, लेंस शेप हो सकता है, अलग अलग तरह का शेप हो सकता है। पैरेन्काइमा का अरेंजमेंट भी अलग अलग ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप का होता है। भाई कुछ ऑर्गन्स के अंदर में ये लूज अरेंजमेंट दिखाता है, जहाँ पे सेल के बीच में काफ़ी गैप प्रेजेंट होता है। एक सेल दो सेल के बीच में यहाँ पर देखो काफ़ी सारा गैप है, इसको बोलते हैं लूज अरेंजमेंट। लूज अरेंजमेंट में इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे इंटर सेल्यूलर स्पेस है। जबकि अगर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट की बात करें तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में सेल जो होते हैं वो बहुत ही टाइटली अरेंज्ड होते हैं, बहुत ही क्लोज अरेंजमेंट शो करते हैं, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, इंटरसेल्यूलर स्पेस हमें देखने को नहीं मिलता। क्योंकि ये लिविंग सेल है, अब जब भी कोई लिविंग सेल होता है ना, तो उसका याद रखेंगे वो कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल या फिर फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा होगा। प्लांट बॉडी में पैरेन्काइमा कुछ फंक्शनल रोल प्ले करता है, फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है। मैकेनिकल सपोर्ट ये नहीं दे सकता, क्योंकि लिविंग सेल मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देगा, है ना। मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए तो उनकी सेल वॉल बहुत मजबूत रहनी चाहिए, पर इसकी तो सेल वॉल पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा मजबूत है नहीं। तो ये फंक्शनल रोल प्ले करता है। फंक्शनल रोल जैसे कि स्टोरेज कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कई बार सिक्रीशन भी कर लेता है,
ये सारी चीज़ें करवाने में इसकी हेल्प करता है, प्लांट को मदद करता है, पर कभी भी मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। तो ये बात हो गई पैरेन्काइमा की। अब पैरेन्काइमा के बाद में हम दूसरे तरह का जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसकी बात करते हैं, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का एक जो निक नेम है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, उससे कोलेनकाइमा का नेचर समझ में आ जाएगा। कोलेनकाइमा को हम शॉर्ट फॉर्म में लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बुलाते हैं। भाई लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, अब लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का मतलब क्या है? वो लिविंग है, मतलब उसके पास में प्रोटोप्लाज्म इंटैक्ट है, उसका प्रोटोप्लाज्म बचा हुआ है, तभी उसको लिविंग मानेंगे। मैकेनिकल का मतलब है वो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, लिविंग भी है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, यही हमें कोलेनकाइमा में समझना है। जो कोलेनकाइमा के सेल होते हैं ना, उनकी सेल वॉल में पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज की ही बनी होती है। अब आप बोलोगे भाई पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज की सेल वॉल तो पैरेन्काइमा के पास में भी थी, तो कोलेनकाइमा के पास ऐसा क्या स्पेसिफिक चीज़ है, ऐसा क्या स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर पा रहा है? उसका रीज़न है एक्स्ट्रा पेक्टिन डिपोजिशन। जो कोलेनकाइमा के सेल होते हैं, इनके कोनों पे, इनके कॉर्नर्स पे, किनारों पर कुछ एक्स्ट्रा पेक्टिन का डिपोजिशन मिलता है एट कॉर्नर्स। देखो यहाँ पे हमने सेल बनाया है, इनके कॉर्नर्स पे ध्यान से देखो तो कुछ एक्स्ट्रा हमें पेक्टिन के डिपोजिशन देखने को मिलती है। इनकी वजह से इसकी सेल वॉल जो होती है वो फ्लेक्सिबल नेचर की हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट होते हैं। क्योंकि ये लिविंग पार्ट है, यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ पेक्टिन डिपॉजिट है। और पेक्टिन का नेचर होता है कि भाई वो लिग्निन की तरह सेल को मारती नहीं है। अगर यहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट होता तो सेल तो मर ही जाता, पर यहाँ पे पेक्टिन डिपोजिशन है। ये जो कोलेनकाइमा है इनके अरेंजमेंट की बात करें तो ये एक शीट की फॉर्म में या फिर लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जब भी कोलेनकाइमा के सेल का अरेंजमेंट की बात आती है तो ये एक दूसरे से चिपक करके एक 2 डायमेंशनल शीट या फिर लेयर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और ये जो लेयर बनती है, हो सकता है कई बार ये क्या होती है, पैचेस की फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में लेयर बनती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये लेयर कॉन्टीन्यूस होती है, पूरी की पूरी एक कॉन्टीन्यूस शीट की फॉर्म में ये बन सकती है। चाहे ये कॉन्टीन्यूस हो या पैची हो, जो सेल का अरेंजमेंट है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है, बहुत ही क्लोज अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है, जहाँ पे कोई भी इंटर सेल्यूलर स्पेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। जो सेल का अरेंजमेंट है, देखो यहाँ पे सेल आपस में बहुत स्ट्रांगली चिपके हुए हैं, उनके बीच में कोई भी खाली जगह, इंटर सेल्यूलर स्पेस कभी भी नहीं बनता। तो कोलेनकाइमा हमेशा लेयर या फिर शीट की फॉर्म में ग्रो कर रहा होता है, नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। अब बात करते हैं पेक्टिन डिपोजिशन की वजह से जो कोलेनकाइमा की शीट है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की वजह से इसको हम प्लांट्स का मसल टिश्यू भी बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में मसल टिश्यू का काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट प्रोवाइड करना। वही कुछ काम, उसी के रिलेटेड काम प्लांट्स के अंदर कोलेनकाइमा करता है। फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जैसा जब हम पत्ते वाला लीफ एनाटमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लीफ के अंदर में कुछ कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब लीफ का कोई भी सेल हो, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही, तो लीफ के अंदर में मिलने वाला जो कोलेनकाइमा है उसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो जब भी क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास तो फोटोसिंथेसिस ये कर पाता है। कोलेनकाइमा का डिपोजिशन उन्हीं जगहों पर देखने को मिलेगा जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। भाई फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है प्लांट को? कुछ एरियल पार्ट्स में। भाई जो कुछ हवा में लटके हुए पार्ट्स हैं उन्हीं को तो फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कभी रूट को फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी? भाई रूट को फ्लेक्सिबिलिटी के क्या काम है? रूट तो हमारा ज़मीन में है, वो तो कभी फ्लेक्सिबल से उसकी मतलब नहीं है। तो हमेशा कोलेनकाइमा एरियल पार्ट्स में दिखाई पड़ता है, और एरियल पार्ट्स में भी सिर्फ डाइकॉट के अंदर में, डाइकॉट प्लांट होते हैं। जनरली हमें सिर्फ और सिर्फ कोलेनकाइमा डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में देखने को नहीं मिल रहा होता। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है डाइकॉट प्लांट में? सबसे पहला तो पत्तों की पेटियोल में। अगर आपने पत्तों का पेटियोल, ये जो स्टॉक होता है जिससे हम पत्ते को पकड़ते हैं तोड़ के, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, वो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है और वो पत्ते को हवा में फ्लोट करने में भी मदद कर रहा होता है।
वो जो पिटियोल होता है उसके पिटियोल के सरफेस के नीचे एक कोलेनकाइमा की शीट होती है और वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोलेनकाइमा की शीट की वजह से ही डेवलप हो रही होती है। दूसरा, यंग डाइकॉट स्टेम। जब एक यंग डाइकॉट स्टेम जर्मिनेट करती है तो आपने देखा होगा वो हवा में बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे से फ्लटर कर सकती है, हवा से वो टूटता नहीं है, बहुत अच्छे से हवा में झूल सकता है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का कारण भी कोलेनकाइमा है। यंग स्टेम के अंदर में एक लेयर की फॉर्म में एपिडर्मिस के नीचे इसके अंदर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं तीसरे तरह का टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा। जो तीसरा परमानेंट टिश्यू है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड मैकेनिकल टिश्यू है। अब इसका क्या मतलब है भाई, डेड टिश्यू मैकेनिकल टिश्यू, इसका मतलब क्या है? डेड का मतलब है कि इसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है, इसका प्रोटोप्लाज्म डिग्रेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है तो क्या ये कोई फंक्शनल रोल कर सकता है? नहीं, प्लांट के अंदर में ये कोई फंक्शनल रोल नहीं कर सकता है। ये मरा हुआ सेल है, इसका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है पहले। तो इसका पूरी तरह से प्योर 100% जो काम है वो मैकेनिकल सपोर्ट देना है। इसका सिर्फ प्लांट में एक ही काम है, दैट इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब कैसे ये बनता है स्क्लेरेनकाइमा सेल? देखो, जब भी एक नया सेल होता है स्क्लेरेनकाइमा का, एक नया सेल यहाँ पर बना, अब इस स्क्लेरेनकाइमा की वॉल में लिग्निन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। लिग्निन यानी कि एक वाटर इम्परमिएबल मटेरियल का डिपोजिशन होने लगता है, जो कि बहुत ही थिक डिपोजिशन होता है। तो इस तरह से लिग्निन पूरी सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाती है। लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से जो इसका सेंट्रल ल्यूमन है, जो अंदर की खाली जगह है, वहाँ का सारा प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और वो जगह काफ़ी छोटी हो जाती है, ऑब्लिटर हो जाती है, वो काफ़ी सिकुड़ जाती है। इसके अलावा कुछ जगहों पे हमें ये देखने को मिलता है कि भाई लिग्निन डिपोजिशन एब्सेंट होता है, जिनको हम बोलते हैं पिट्स। तो कुछ जगहों पे लिग्निन एब्सेंट होता है जिनको हम बुलाते हैं पिट्स। और जो सेंट्रल बीच की जगह है वो बहुत छोटी हो जाती है, लिग्निन डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि बीच की जगह अब सही से दिखाई नहीं पड़ रही होती है। लिग्निन की एक प्रॉपर्टी होती है कि लिग्निन किसी भी मटेरियल को अंदर और बाहर आने नहीं देता, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज सेल के अंदर और बाहर चीज़ों का नहीं हो पा रहा। इसी वजह से सेल थोड़ी देर में डेड हो जाता है और सिर्फ उसकी सेल वॉल बचती है, अंदर का प्रोटोप्लाज्म पूरा खत्म हो जाता है। तो इसका मैकेनिकल फंक्शन होगा, पूरी तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब स्क्लेरेनकाइमा खुद भी दो तरह का होता है, शेप के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे। एक होता है स्क्लेरिड्स और एक होता है फाइबर। शेप अगर देखें तो स्क्लेरिड का शेप होता है स्फेरिकल या फिर ओवल। ये ओवल शेप का हो सकता है या फिर स्फेरिकल शेप का देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर्स जो है वो प्लांट्स के लॉन्गेस्ट सेल में काउंट होते हैं। प्लांट्स के सबसे लंबे सेल अगर कभी पूछा जाए तो वो फाइबर्स होते हैं। ये लंबे लंबे इलोंगेटेड फाइबर्स की फॉर्म में और पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके। तो यहाँ पर देखो दोनों एंड्स कैसे हैं, पॉइंटेड, जिनका एरिया कम है और बीच में फूला हुआ है, तो इसको बोलते हैं इलोंगेटेड पॉइंटेड एंड्स के साथ। क्या लिग्निन डिपोजिशन दोनों में दिखाई पड़ती है? बिल्कुल, लिग्निन डिपोजिशन यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है और यहाँ पर भी। स्क्लेरिड्स में लिग्निन डिपोजिशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी और ज़्यादा दिखाई पड़ती है। जो सेंट्रल कैविटी है वो स्क्लेरिड में बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और फाइबर में छोटी होती है, पर स्क्लेरिड के कंपैरिजन में कम लिग्निन होने की वजह से ल्यूमन हमें दिखाई पड़ सकता है। और लिग्निन डिपोजिशन मिलेगा और पिट्स मिलेंगे। जहाँ पे लिग्निन कम डिपॉजिट है या फिर नहीं डिपॉजिट है उसको हम बोलते हैं पिट्स। तो यहाँ पे हमें पिट्स देखने को भी मिल जाते हैं। ये हो गया हमारा स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा का काम तो हमने पहले ही बता दिया। स्क्लेरेनकाइमा का सिंपल सा काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना, पूरी तरह से मैकेनिकल सपोर्टिंग टिश्यू ये की तरह काम कर रहा होता है।